लास्ट प्रोडक्ट, आपने सुबह से बैठे हैं आप सब लोग यहाँ पे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट सुने। हमारा प्रोडक्ट भी एक है। आई थिंक अंकित जी हैज सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट, सो आई विल रिक्वेस्ट योर अटेंशन अ लिटिल बिट मोर। वैसे भी चाय कॉफ़ी हो चुकी है। आई मीन कुछ लोग आप में तो सोच रहे हो यार अभी चाय कॉफ़ी से तो कुछ नहीं हो रहा, अभी तो कुछ और चाहिए, बट थोड़ी देर और सुन लीजिए। एक अच्छा प्रोडक्ट है। सो ये प्रेजेंटेशन हटा देते हैं, सुबह से काफ़ी प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं हम लोग। वील जस्ट टॉक, ठीक है। सो क्या प्रोडक्ट है, मैं 3 बातें आप लोगों को बोलूँगा आज। मेरा प्रोडक्ट क्या करता है, और आप लोगों ने थोड़ी देर पहले शो मी द मनी किया, तो शो मी द मनी में मैं आपको थोड़ा पैसा भी बता दूंगा, कैसे रिटर्न बनते हैं, एंड हाउ दिस इज़ अ नॉन वॉलेटाइल प्रोडक्ट जहाँ पे 18 से 20% तक रिटर्न बन सकता है। इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो जैसा कि पहले एक पैनल डिस्कशन में हुआ था, अभी एक और ख़ास बात इस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बैठ सकते हो। तो ये प्रोडक्ट क्या करता है, ठीक है। हम लोग का एक पहले से एक ऑब्जेक्टिव था कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो कि मार्केट से डीलिंक्ड हो। कुछ भी हो जाए, मार्केट ऊपर नीचे, हम लोग को बैक टेस्टिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़े, हम लोग को कुछ नहीं करना है। ट्रम्प कुछ करे, ओमान पे अटैक करे, ईरान पे अटैक करे, कुछ भी करे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़े। ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आप 18 to 20% रिटर्न की बात कर रहे हैं हम लोग। सो हाउ डू वी मेक दिस काइंड ऑफ मनी इन दिस काइंड ऑफ अ रिलेटिवली नॉन वॉलेटाइल प्रोडक्ट। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत बढ़िया है। कैसे हैं ये मैं बताता हूँ आपको। तो हमारा प्रोडक्ट जो है, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स खरीद के, वी बाय आउट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड वी रन दोज प्रोजेक्ट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कैसे होते हैं? रोड, सोलर, बैटरी एनर्जी, इस तरह के होते हैं। तो हम लोग ये सब करते हैं। अब अगर आप में से मैं किसी से भी पूछूं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सबसे पहले तो मन में थोड़ी सी घबराहट होती है, राइट। फिर आपको लगता है यार इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बड़े पैसे लुटते हैं। IL&FS के नाइटमेयर्स एंड रिलायंस इंफ्रा के नाइटमेयर्स ध्यान में आते हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन कि हाउ वी डिफाइन इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ डिफरेंट वे। हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? अगर आप में से मैं किसी से भी पूछूं कि आप मेरे को एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक बताओ, तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि आप लोग में से कुछ लोग L&T बोलोगे, बचे हुए लोग कुछ और बोलोगे। बट हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट कंस्ट्रक्शन। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू L&T, सॉरी, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? आवाज़ नहीं आ रही? ओ नो, सर कुछ करिए, आवाज़ नहीं आ रही। माइक तो मैं पकड़े हूँ, सर कुछ करिए। माइक पास में लूँ? हाँ, बेटर बेटर, थैंक यू थैंक यू। सो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। L&T इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? आप सबने दिल्ली एयरपोर्ट देखा होगा। दिल्ली एयरपोर्ट एक बड़ा सा एसेट है, बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है, बनाने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग गए। लेकिन आज की डेट में दिल्ली एयरपोर्ट की रॉ मटेरियल क्या है? कुछ नहीं। आप में से हर आदमी जो दिल्ली एयरपोर्ट जाता है या कोई भी एयरलाइंस दिल्ली में लैंड करती है, दे हैव टू पे। अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होती है, और कॉस्ट क्या है? थोड़ी सफाई कर दो, थोड़ा रिपेयर मेंटेनेंस कर दो, मैन पावर एक्सेट्रा। बाकी एवरीबडी हु, इवन आप एयरपोर्ट के पास से निकल के भी जाओगे ना, तो आप पैसा दे के ही जाओगे कुछ ना कुछ। सो दैट इज व्हाट इज इंफ्रा। अ लार्ज एसेट हैज बीन क्रिएटेड विथ सिग्निफिकेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। बहुत सारे पैसे लगा के एक बड़ा सा एसेट बनाया है, जिसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोटेक्शन है और लॉन्ग टर्म रेवेन्यू है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें मैंने कई सारे कीवर्ड्स बोले, फिर से बताता हूं। लॉन्ग टर्म मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज की डेट में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेस्ट सॉवरेन काउंटर पार्टी मानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें गवर्नमेंट कहता है कि मैं आपको इतने रुपए दूंगा, और आज ही नहीं दूंगा, अगले 15 साल तक दूंगा। 15 साल तक आपका रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्टेड है, जस्ट लाइक अ NHAI बॉन्ड। NHAI के बॉन्ड आते थे थोड़े साल पहले, आप लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा। इट वॉज अ वेरी हॉट केक, लोग खरीद के बैठ जाते थे और आराम से आपकी रिटर्न आती रहती थी। उसी प्रकार से रोड सेक्टर में गवर्नमेंट इज गिविंग अ लॉन्ग टर्म रेवेन्यू अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 15 ईयर्स।
15 साल तक आपकी रेवेन्यू जो है वो डिक्टेटेड है इन राइटिंग. दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स वी इन्वेस्ट इन. दूसरा जो प्रोजेक्ट हम इन्वेस्ट करते हैं वो है सोलर पावर प्लांट्स. सोलर पावर प्लांट्स आप लोगों ने सब सुना होगा, सौर ऊर्जा पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुए हैं हमारे कंट्री में, एंड राइटफुली सो, जरूरत भी है. सोलर पावर में और बेटर है, 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. 25 साल तक आपकी जो टैरिफ है, आपका सोलर प्लांट है, बड़ा सा सोलर प्लांट लगा हुआ है, एंड इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द सन शाइन्स. However much electricity is produced is multiplied by a fixed number, and that number cannot be changed for 25 years. So एक तरह से आपके 25 साल तक रेवेन्यू फिक्स हो गया. तो आपके जो एसेट्स हैं अंडर द फंड, उनमें आपकी रेवेन्यू इज कॉन्ट्रैक्टेड, फिक्स्ड, प्रिडिक्टेबल. आज की डेट में मैं बैठे बैठे आपको बता सकता हूं कि 2040 में मैं कितना रेवेन्यू कमाऊंगा. इट इज दैट कॉन्ट्रैक्टेड. सो इस प्रकार के एसेट्स हम लोग खरीदते हैं अंडर द फंड, और उससे हमारे को जो रिटर्न्स मिलती है वो हम लोग इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ये हमारा सेकंड फंड है. हमने 2023 में 2023 में वी लॉन्च आवर फर्स्ट फंड विच वाज 2300 करोड़. 2300 करोड़ का फंड हमने रेज किया, हमने पूरा डिप्लॉय किया. उसमें हमने 7 रोड खरीदे, 7 रोड्स, एंड अ पोर्टफोलियो ऑफ 430 मेगावाट्स ऑफ सोलर. लास्ट ईयर इन FY26 हमारी डिस्ट्रीब्यूशन वॉज 13.4%. 13.4% distribution of income in FY26 we achieved. Today that fund, I'm expecting that we will be able to return a 21% return from that fund. So वो fund तो fully deploy हो गया, and it's going very well. We launched our second fund in March. 3 महीने में, ladies and gentlemen, we have raised 2,500 crores. This fund size is expected to be 5,000 crores. So the product is rather simple. फंड है, फंड के नीचे हम प्रोजेक्ट्स खरीद रहे हैं. कौन से प्रोजेक्ट्स खरीद रहे हैं? ऑपरेटिंग रोड्स एंड ऑपरेटिंग सोलर. ओनली दीज टू, एंड प्रोबेबली सम पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग बैटरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस. ये 3 ही काम करने हैं हमने. वी डोंट वांट टू स्प्रेड आउट टू थिन. सो अगर हम ऑपरेटिंग रोड खरीदते हैं जिसमें गवर्नमेंट इज पेइंग अस अ फिक्स रेवेन्यू विच इज़ फिक्स फॉर 15 ईयर्स, तो उसमें हम पैसे कैसे बनाते हैं, राइट? शो मी द मनी, हाउ विल वी मेक द मनी इन दैट. इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं. थोड़ा सा मैथमेटिकल है, सो आपको थोड़ा तकलीफ दूंगा. इफ सम ऑफ यू कैन टेक आउट देयर कैलकुलेटर्स, थोड़ा समझ लेते हैं. सो सरकार क्या कहती है कि आप मेरे लिए रोड बना दो, ठीक है? एक रोड बननी है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर. 40% ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सरकार खुद देती है. 40%, 60% देना पड़ता है जो बिल्डर रोड में बनाता है, उसको अपनी जेब से, अपनी बैलेंस शीट से लगाना पड़ता है. वंस द रोड गेट्स कंस्ट्रक्टेड, और कंस्ट्रक्शन करने के लिए 2 साल का टाइम दिया जाता है. समटाइम्स इट इज एक्सटेंडेड, बट यूजुअली इट इज 2 to 2.5 years. वंस द रोड इज कंस्ट्रक्टेड, कमीशनिंग हो गई, सारा कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट आई मीन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा. हमारे कंट्री में 5 प्रकार के रोड्स होते हैं, 5 kinds of roads in the country. First are the national highways and national expressways. You must have explored and experienced those. They connect larger cities of our country. Other are state highways. आप लोग ने वो भी एक्सपीरियंस किए होंगे. थोड़ा एक्सपीरियंस would not be as great as national highway, but होता है. Third kind of roads जो आपने 100% एक्सपीरियंस किए होंगे, that is our city roads, which are governed by the municipal corporations. Fourth kind of roads, some of us may not have experienced, they are the village roads, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Or the fifth kind of roads are the border roads. So I am only talking about national highways and national expressways that are governed by the National Highway Authority of India, which is part of the central government of the country. उसी रोड की बात हो रही है. तो NHAI क्या कहता है कि जो 60% आपने इन्वेस्ट किया रोड में, ये मैं आपको वापस करूंगा ओवर अ 15 ईयर पीरियड. तो भाई 100, लेट्स से 1000 करोड़ की रोड थी, 400 सरकार ने दे दिया, 600 बिल्डर ने अपने पैसे लगाए. ये जो 600 हैं, दिस 600 विल बी रिटर्न ओवर अ 15 ईयर पीरियड विद अ 10% इंटरेस्ट. ये 10% इंटरेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो जैसे हमारी EMI होती है, अगर आप कोई होम लोन लो तो बैंक से आप उधार लेते हो, एंड यू रिटर्न दैट मनी टू द बैंक इन EMIs. एवरी EMI हैज़ अ प्रिंसिपल कंपोनेंट एंड अ इंटरेस्ट कंपोनेंट.
Same way, NHAI returns this 600 crores that was invested by the builder in sort of a EMI fashion, wherein there is a component of principal and a component of interest, and that interest, ladies and gentlemen, is 10%. 10% is a very, very good interest. So what happens is, हम लोग ये बिल्डर के पास जाते हैं एंड वी टेल द बिल्डर कि भाई आपने 600 करोड़ ये कंपनी में लगाए टू बिल्ड अ रोड, यू डोंट हैव टू वेट 15 ईयर्स टू गेट योर मनी बैक. आज की डेट में कोई भी बिल्डर 15 साल तक वेट नहीं करेगा अपना पैसा लाने के लिए. हम कहते हैं भाई इसकी आप बिल डिस्काउंटिंग करके आज ही मेरे को ये रोड दे दो, दिस इज़ योर मनी, इट कुड बी 550, 570, 580 वट एवर, और वो रोड हम ले लेते हैं. जब हमने वो रोड ले ली तो जो सरकार की ऑब्लिगेशन है दैट कम्स टू अस. सो वी अर्न द प्रिंसिपल रिटर्न ऑफ 600 प्लस अ 10% इंटरेस्ट. अब इस पे हम बैंक से लोन लेते हैं. सो नाउ योर कैलकुलेटर्स एंड योर फ़ोन के कैलकुलेटर्स कम इन टू बींग. मान लीजिए मैंने 600 करोड़ की रोड ली, ठीक है, उस पर गवर्नमेंट इज पेइंग 10% इंटरेस्ट. तो साल के कितने मिले? 60 मिले, राइट? इंटरेस्ट 10. इफ दिस एसेट was financed by me 450 crores by the bank and 150 crores by the fund. तो आज की डेट में बैंक्स जिनके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग है विच इज़ अ प्रायोरिटी सेक्टर, उनका इंटरेस्ट है 7.5%, 7.5%. तो 450 पे 7.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे सो कुछ आएगा. कोई कर रहा है? थैंक यू सर. अब 60 मिले और 37.5 इंटरेस्ट पे कर दिया बैंक को, तो बचे कितने? 26. वेरी नाइस, थैंक यू सर. अब 26 को आप अगर 150 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? जेब से हमने कितने डाले? जेब से हमने 150 डाले थे ना. 17% आएगा सर. थोड़ा कैलकुलेटर में मतलब आपको शायद चाय की जरूरत है. एनीवे 17% आएगा. तो इस तरह से वी आर एबल टू यूज बैंक डेट, एंड बैंक्स आर कौन? ICICI बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा वगैरह वगैरह. विद दिस काइंड ऑफ अ चीपर डेट वी आर एबल टू लेवर अप आवर इक्विटी रिटर्न्स टू 16 to 17%. सो क्या हमने सुना? सरकार हमको 10% ब्याज दे रही है, बैंक से हमने पार्ट फाइनेंसिंग कर ली, बैंक वाले को 7.5% ब्याज दे दिया, हमारे इक्विटी पे रिटर्न हो गई 16%. इट इज़ अ वेरी रोबस्ट कैश फ्लो. सरकार की जो पेमेंट है वो कॉन्ट्रैक्टेड है, कंसेशन है, अपहेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नो गवर्नमेंट कैन चेंज इट वंस इट इज साइंड. बैंक डेट इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म. अगर 15 साल की एसेट है तो 14 साल की बैंक डेट लेता हूँ मैं, बीच में रीफाइनेंस रिस्क वगैरह का काम हम नहीं करते. और बन गए रिटर्न 16 से 17%. एवरीबडी विद मी सो फार? कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड, थैंक यू सो मच. तो साहब अब 16-17% रिटर्न मेरे एसेट पे आ गए. तो अगर मैं एसेट को होल्ड करके बैठा रहूँ 15 साल तक तो मेरी IRR बनेगी 16%. बट मेरा फंड जो है वो 15 साल का नहीं है. इट इज़ अ 7 ईयर फंड. तो हमको क्या करना है? आप लोगों में से बहुत सारे लोग इनविट्स में इन्वेस्ट करते होंगे. इनविट्स किसी ने इन्वेस्ट किया है? बहुत कम लोग आ रहे हैं. आप लोग इनविट्स पसंद नहीं है लग रहा है. कोई बात नहीं. सो इनविट क्या होता है? इनविट इज अ लिस्टेड इंस्ट्रूमेंट. जिस प्रकार से कंपनीज लिस्टेड हैं उसी प्रकार से इनविट्स आर लिस्टेड एंटिटीज ऑन द एक्सचेंज दैट होल्ड ऑपरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स सिमिलर टू द ones that we hold. Wherein if some of you invest in the InvIT, you will realize that the returns you expect from an InvIT are somewhere around 12%, plus minus 1% कर लीजिए. तो ये जो एसेट मेरे पास है ये मेरे को दे रही है 16%. इसको मैं इनविट को बेच दूं तो इनविट वाले को रिटर्न कितनी चाहिए? 12%. तो बॉन्ड्स में जो लोग काम करते हैं उनको पता होगा कि इसको बोलते हैं यील्ड कंप्रेशन. मतलब अगर एक 100 रुपये का आइटम है, आपने किसी को 100 रुपये का बॉन्ड खरीदा किसी से जो आपको 16% इंटरेस्ट दे रहा है, तो आपको मिल रहे हैं 16 रुपये. अब कोई और मिल गया आपको जो 12% में खुश है, तो ये 100 रुपये की चीज़ अगर आप उसको 130 में बेच दें तो 16 डिवाइड बाय 130 इज 12%. तो अगर विनायक जी आप यहाँ बैठे हैं, लेट्स से मैं आपको एक बॉन्ड बेचूं और आपको पैसे की बड़ी ज़रूरत है, मैंने आपको 100 रुपये दे दिया, आप कहते हो मुझे आप 16%
दोगे तो हर साल आप मुझे 16 रुपये दोगे। आप के बगल में अंकित जी बैठे हैं, अंकित जी को 12% बड़े पसंद है, वैसे नहीं है पसंद लेकिन मान लीजिए कि है। तो अब अगर विनायक जी का बॉन्ड जो मैंने विनायक जी से को दिया है वो मैं अंकित जी को 130 पे बेच दूँ तो विनायक जी जो 16 रुपये दे रहे हैं वो अंकित जी के लिए 12% हो गया। 16 डिवाइड बाई 130 इज 12%। मेरे को क्या मिला? 30 रुपीज़ का कैपिटल गेन्स। एवरीबडी विद मी सो फार? आवाज़ें नहीं आ रही, कोई बात नहीं। आई एम अज्यूमिंग कि एवरीबडी हैज़ अंडरस्टूड। सो विद दिस कैपिटल गेन्स, सेम वे our road projects and our solar projects, we want to move to an InvIT, wherein an InvIT investor will get 12 to 13% return, thereby fund investors will make a 18 to 20% return. So this is how we make money. सरकार का एक robust, rock solid cash flow है, which is giving me 10% interest. उसको मैंने बैंक डेट से लेवरेज करके 16% कर लिया और इनविट को बेच के यील्ड कंप्रेशन कमा लिया। बाय द वे दिस इज द सेम थिंग दैट ऑल इनविट स्पॉन्सर्स आर डूइंग। आप लोग ने शायद कई लोग इनविट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं लेकिन करते होंगे, शर्मा रहे हैं। बट अगर इनविट 25 इनविट लिस्टेड है मार्केट में, हर इनविट का एक स्पॉन्सर होता है। जैसे कंपनीज के प्रमोटर होते हैं वैसे ही इनविट के प्रमोटर को स्पॉन्सर बोलते हैं, ठीक है? जस्ट टू कीप थिंग्स इंटरेस्टिंग नाम बदल दिया। Every sponsor of 25 InvITs has done the same business. And some of these sponsors, ladies and gentlemen, are largest infrastructure funds of the world, sovereign wealth funds of the world, Canadians, Middle Easterns, you name it. This concept, we are not the first ones to do it. We are the 26th person to do this. 25 बार हो चुका है ये। The difference is that जब आप InvIT में as a investor invest करते हो, you make a 12% plus minus 1%. बट आप फंड में इन्वेस्ट करते हो तो यू आर स्टेपिंग इन द शूज ऑफ स्पॉन्सर ऑफ एन इनविट। नेचुरल सी बात है, अगर एक कंपनी का प्रमोटर होगा तो वो इन्वेस्टर से ज़्यादा ही पैसे बनाएगा। कोई प्रमोटर अगर पब्लिक का जितना रिटर्न बनाएगा तो काम ही क्यों करे, isn't it? So same way in our fund, ladies and gentlemen, you are stepping into the shoes of a sponsor of an InvIT, which is what on the same asset, which is a road, a solid constructed road, no construction risk, you are making a 18 to 20%, while in an InvIT, you make a 12% odd InvIT. So that, ladies and gentlemen, is how we make money. Any questions? अभिषेक, इतना आसान था तो ये 2023 से पहले हमने ऐसा फंड क्यों नहीं सुना? 2023 से पहले ऐसे फंड कहाँ थे? विनायक जी, आप ना मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हो। चलो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। 2023 से पहले, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये काम इंडिया में 15 साल से चल रहा था। 15 years. It was done by the International Infrastructure Funds. It was done by the Canadian Sovereign Wealth Funds. And you name it, KKR. आप लोग सबने इंडिग्रिड का नाम सुना होगा, राइट? इंडिग्रिड क्या है? इनविट है। KKR ने ऐसे ही ट्रांसमिशन के एसेट्स खरीदे और जो मैंने कहानी आपको बताई वही सेम उसने कर दी और आज इंडिग्रिड में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो। 170 रुपये का भाव हो गया। KKR का रिटर्न ऑन इंडिग्रिड इज 30%। अनदर एग्जाम्पल, आई स्क्वायर्ड कैपिटल, क्यूब हाईवेज का आपने नाम सुना होगा। क्यूब हाईवेज में आई स्क्वायर्ड कैपिटल हैज डन द सेम थिंग। इंटरराइज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वेयर कनेडियन पेंशन फंड कॉल्ड CPPIB हैज डन एग्जैक्टली द सेम थिंग। So there are 25 such things which have done. The only difference is, Vinayak, to your point, this was done by international investors. I myself was working for such people. 2009 से मैं एक्टिस में था, उसके बाद बहुत साल मैंने GIP में काम किया, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स, which is वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर। 6 साल काम किया मैंने वहाँ पे। बहुत सारा पैसा फिरंगियों का इंडिया में इन्वेस्ट किया एंड आई रिटर्न्ड दिस काइंड ऑफ रिटर्न्स टू देम कंसिस्टेंटली। फिर मेरे को ऐसा फीलिंग हुआ कि मैं फिरंगियों के लिए पैसा बना रहा हूँ, थोड़ा अपने लोगों के लिए बना देता हूँ। दैट्स व्हाई आई लेफ्ट GIP एंड स्टार्टेड दिस फंड। बट द स्ट्रैटेजी, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज एग्जैक्टली द सेम, no different. The same thing which international funds have been doing for the last 1.5 decades. Same thing we are doing. The only difference is our money is rupee money, which is yours and your investors, while the international investors are doing this with foreign capital. So, Abhishek, I want you to tell me about the risks in this fund and the team. And the team that is managing it, the entire team. Thank you. Thanks, Ankit.
सो टीम इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों ने नोट किया होगा, मैं कह रहा हूँ कि हम रोड खरीद लेते हैं। अब जब हमने रोड खरीद ली तो रोड की मेंटेनेंस, उसका रख रखाव, एवरीथिंग इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो रोड मेंटेन करने के लिए वी हैव अ ओन इंटरनल इन हाउस ऑपरेटिंग टीम। वो हमारे और आपकी तरह फाइनेंस के लोग नहीं हैं। दे आर मोर वो ढंग का काम करते हैं। दे आर इंजीनियर्स, दे आर टेक्नीशियंस, दे आर पीपल हु हैव बिल्ट रोड्स देयर लाइव्स। हमारा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इज अ गाय कॉल्ड हरी। ही हैज़ बिल्ट 30,000 लेन किलोमीटर्स ऑफ रोड्स। 30,000, इतना तो मैं लाइफ में चला भी नहीं होऊंगा, बट एनी वे, including in flights. But this is the kind of team that we have. Our operating partner of the fund is a person called Neeraj Sanghi. Neeraj Sanghi was a CEO of India's third largest roads platform, which is called Vertis, which was owned by, where the sponsor is KKR. Neeraj sir had built the platform from scratch to today 29 roads. He left them almost 1.5 years back and joined us. We also have one Mr. Parvez Umrigar. Parvez sir was the CEO of Brookfield Roads platform. Many of you might be aware, KKR and Brookfields are two of the largest infrastructure funds of the world. उन दोनों के ex CEOs हमने अपने पास ले लिए हैं. Third person, Hari, which I was talking about, he was the head of roads of Macquarie's roads platform. Macquarie is one of the world's largest infrastructure investors, Australia based. So Macquarie का platform अभी French ने खरीदा है 15,000 करोड़ में. So Hari has sold the platform to him and joined us. And these people have taken their best team members from the best platforms of the country, and they have joined us. Today, sir, we have 45-member operation team who are located at the sites. वो बेचारे engineer site पे ही रहते हैं, project manager हैं, health safety environment वाले हैं, and so on. And they manage and maintain the roads. So हमारे ये team is very, very important. We have our in-house team to make sure that everything happens properly. And this team has come from the best and one of the most experienced platforms of the country. Risk पे आता हूँ. Did that answer question? Yeah. Okay. Risk पे आता हूँ. तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने शुरू में बोला था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ही नाम आता है कुछ लोगों में थोड़ी सी घबराहट आती है, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप इंडिया में देखें तो दो कारण हैं. There are only two reasons why infrastructure had accidents, if we may call it. The first one was construction risk. बड़े सारे लोग आए कि construction तो easy होता है, हम कर लेंगे. But ladies and gentlemen, I can tell you from personal experience, construction not only in India but anywhere in the world is extremely difficult. आपको नहीं पता क्या निकलेगा ज़मीन में से, कौन सा अप्रूवल अटकेगा, कौन सा क्या होगा. Construction risk is one of the main reasons why people lose money in infrastructure, and we do not do construction. We buy only operating projects where there is a certificate by the NHAI that the road is commissioned and operating fully. The second risk, which caused many people to stumble, is financing. IL&FS is a very classical example. आप डेट के ऊपर डेट लेते चले जाओ एंड यू कीप योर इक्विटी स्मॉल. हम सब ने फाइनेंस 101 में पढ़ा होगा, सीए कोर्सेज में पढ़ा होगा कि डेट से रिस्क बढ़ता है, लेकिन हम वो पढ़ के भूल जाते हैं. कुछ लोग भूल गए थे. तो डेट लेवल्स कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स, इंसॉल्वेंसी, IBC टाइप ऑफ इश्यूज, विच इज़ वाई वी take only one level of debt, which is the debt that I spoke to you about, which is the bank debt at only one level. And by the way, that debt is only so much that it maintains a AAA rating of the projects. AAA rating, one level debt only. So these two risks, which have been the culprit of demise of many infrastructure, we are not even taking. हमारे यहाँ तो बात ही नहीं होती. There are some other risks as well. Regulatory risk होता है, which is why I said कि हम लोग solar ही करेंगे, road ही करेंगे, जहाँ पे hundreds of billions of dollars of foreign money and foreign investment have happened. So government is very, very careful about protecting investors' interest. So regulatory risk also is quite small in this case. Then there is the operating risk, which I talked about. हमारे पास team है, which does own operations. एक risk है जो मैं transparently आप लोगों के साथ share करना चाहता हूँ. एक रिस्क से हमारा रिटर्न थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, विच इज़ कि अगर मैंने गलती से कोई पुअर क्वालिटी की रोड खरीद ली,
वैसे नेशनल हाईवेज वगैरह में ऐसा होता नहीं है, बट एनी वे देयर इज़ अ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। बट अगर मैंने कोई पुअर क्वालिटी की रोड खरीद ली, किसी ने रोड बनाई थी, उसमें यू नो स्पेसिफिकेशंस फॉलो नहीं किए, सब स्टैंडर्ड माल लगा दिया, सो बिफोर वी बाय एनी एसेट वी आर स्पेंडिंग 60 to 70 लाख रुपीज़ ऑन डूइंग ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस मतलब हम रोड में गड्ढे खोद खोद के चेक करते हैं कि अंदर फाउंडेशन में क्या मटेरियल लगाया। Every 2 kilometers, ladies and gentlemen, we dig out 1 meter deep pits to check if the road layers have been built by specification, if the material is fine, if the compacting has been done properly, if it will stay for 15 years, or will it require maintenance and repairs. Our reject ratio is 60%. अगर हमने 100 रोड देखी हैं इन लास्ट 3 सालों में, तो 60% रोड्स हमने रिजेक्ट करी हैं। एंड दिस इज़ वेयर आवर टीम ऑल्सो कम्स इन यूजफुल, बिकॉज उन बेचारों को तो रोड मेंटेन करनी है। तो अगर आज वो साइन ऑफ कर दें कि हाँ जी रोड बढ़िया है, और कल उसमें गड़बड़ निकल आई, तो पड़ेगी उन्हीं के ऊपर। सो दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस ड्यू डिलिजेंस प्रोसेसेस विच वी डू, सो दैट यू कैन से theoretically is a risk, but we manage that risk. Did that answer your question? Excellent. सर आवाज़ नहीं आ रही। पेमेंट कैसे देंगे वापस? पेमेंट, वेरी गुड क्वेश्चन। पेमेंट सर इज़ अ ऑनलाइन प्रोसेस। नहीं, कितने पीरियड, मतलब मंथली, 6 मंथली, हर 6 महीने पे मिलता है। हर 6 महीने बाद? अच्छा। और पहले इसमें सर आप जो कह रहे हैं REC और NHAI, ये कहीं हमारे उसमें लिखा हुआ है? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स सर, रिटर्न कंसेशन है भाई। अच्छा ठीक है। एक सर जरा ये और पूछना था, नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट और आप में, इन दोनों में क्या आपस में डिफरेंस है? नेक्सस सर शॉपिंग मॉल करता है, मैं रोड करता हूँ। उसकी रिटर्न सर करीब 20% आ सर, रही वो है, रियल एस्टेट है। और 10,000 रुपए से काम हो जाता है। सर वो रियल एस्टेट भी तो है। अच्छा, यस सर। श्योर। सो इन द फंड वी आर टेकिंग अ 30% ड्रॉ डाउन अपफ्रंट। मान लीजिए आपका कोई इन्वेस्टर है और या आप खुद इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इफ़ यू गिव अ कमिटमेंट ऑफ 1 crore, 30 lakh, 30% will be drawn down upfront. मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स की पाइपलाइन है वेर आई नीड टू इन्वेस्ट दैट मनी, एंड देन 70% बैलेंस 70 lakhs आई विल टेक ओवर द नेक्स्ट 18 to 24 months। क्यों? क्योंकि मेरे को रोड की डील, रोड एक्विजिशन करने में टाइम लगता है, ड्यू डिलिजेंस करने में 2 महीना लगता है, सो इट टेक्स टाइम। सो द डिप्लॉयमेंट इज़ अ वेरी नाइसली spread out over the next 1.5 to 2 years, and our exits, so जब आप पैसा दे दोगे, whatever money you are giving in, we are trying to give a distribution of income of 10 to 12% per annum on the money that you have given. So 10 to 12% distribution every year will give you, हम लोग क्वार्टरली देने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्वार्टरली इट वेरीज, किसी क्वार्टर में 2% होता है, किसी क्वार्टर में 5-6% भी हो जाता है, बट the overall on an annual basis 10 to 12% distribution मिलेगा, and then in the next 5 to 6 years you will, when we do the exit to the InvIT, you will get your principal money back and capital gains back as well. So overall आप IRR अगर देखेंगे अपनी for the whole investment, it will come to around 18 to 20%. Sir, I have one very basic question. Please. So any government project, it goes through bidding, right? So even if you are buying that asset from a private company who has developed a road for a NHAI, so they would also look for a highest bidder, right? Isn't it so? Good So point. if it is so, why there is no competition to Neo Infra? And how are you how do you ensure that you are earning or you are acquiring an asset on a lowest, probably, bidding, so you make more profit for the investors? सर आपने ना एक सवाल में 3 सवाल पूछ लिया। चलिए मैं आंसर These are combination of 3 questions. ट्राई करता हूँ। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई रोड डेवलपर रोड आपको क्यों बेच रहे हैं? भाई आप 20% बना रहे हो तो वो भी 20% बना लेगा, है ना? दैट्स योर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? सो द आंसर टू दैट इज कि रोड के जो बिल्डर हैं, दे आर नॉट देयर फॉर मेकिंग 20%। इनफैक्ट उनको 20% नहीं मिलता, उनको 10% ही मिलता है। क्यों? क्योंकि 10% इज गोइंग टू 16% विद बैंक डेट। जो बिल्डर है बेचारा, वो कंस्ट्रक्शन में रहता है, वर्किंग कैपिटल इशू होते हैं उसके, तो बैंक डेट जो हमको मिलता है वो उनको नहीं मिलता। दैट इज़ रीज़न नंबर 1। रीज़न नंबर 2 इज़, अगर वो हर रोड जो कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें 60% अपना जेब से डालते रहेंगे, तो वेरी सून देयर एबिलिटी टू गेट मोर प्रोजेक्ट्स टू कंस्ट्रक्ट विल गेट कंस्ट्रेंड। क्योंकि उनकी बैलेंस शीट इज़ नॉट इनफाइनाइट, थोड़ी बैलेंस शीट है उनकी। या
we are a fund, we are a SEBI regulated fund, so हमको we get AAA rating and that kind of thing. They are a construction major, which are where there are already construction lines and all that which are there. उनकी non fund based limits ये वो चलता रहता है, तो उनकी rating उतनी अच्छी नहीं होती है, so उनको इतने अच्छे terms नहीं मिलते हैं. That was a short one. And the builders, if they don't sell the projects, उनकी balance sheet लगी हुई है 5-6 projects, तो they will not be able to construct. तो उनका इतना बड़ा business, a builder gets their market cap on order book. If they are not able to have cash or money to invest in projects, their order book will go down and then their market cap will go down. तो इसके लिए builder के लिए it's essential to monetize their assets and use that money to bid and build more roads. So that is answer to your first question, sir. The second question of yours was on the competition. कि हम ही क्यों हैं और बाकी लोग क्यों नहीं हैं? तो सर इसमें ना लगती है मेहनत, इसमें लगता है effort और इसमें लगता है network. We have spent last 3 years in building this team. I am very proud of our team. 45 लोगों की team है. Times up बोल रहा है, but 2 मिनट और लूँगा. हमारी टीम में जो लोग हैं, they have been in this business for 30 years. जब हम asset खरीदने जाते हैं, तो it is a lot of network, it is a lot of relationship by which we are able to buy assets. And we are able to do diligence on that assets. Many people, in order to save money, have not invested in building this team. आप खुद सोचो, 4 CXO है मेरी टीम में. CXO of KKR roads, Brookfield roads, Macquarie roads, Vector Green. They are expensive people, बाबा. मतलब मैं CEO को ला रहा हूँ तो भाई उनको मतलब so Neo has invested in building this team and that is our biggest moat, which is why many people are not doing in this business. There are mainly international funds who have spent the time, effort and money to build these kind of teams. There are InvITs and there are us and there's maybe 1 or 2 more domestic fund managers. So sir, that was your second question. And your third question was कि बहुत सारे लोग और भी आ जाएंगे इस business में. So that question I think I've already answered कि it takes a long time to build this kind of a team and do this business. So I hope I've answered all your questions. Yes. वो प्रोजेक्ट यानी कि वो दे आर नॉट सेलिंग दिस एसेट, तो वो किसके पास जा रहा है? हु इज मेंटेनिंग दैट वो मोनेटाइजेशन कैसे हो रहा है फिर उन पर्टिकुलर जो आप नहीं एक्वायर कर रहे हो एसेट्स? सर आपने आम खरीदे होंगे, मैंगोस, राइट? आप जाओगे आम खरीदने तो आप अच्छे आम ले लोगे. खराब आम कौन खरीदेगा? कोई तो खरीदेगा, मैंगो शेक बनाने वाला लेगा. श्योर. सो टोल कलेक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है. ट्रैफिक आए नहीं आए, वी कॉल दिस अवेलेबिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स. रोड को मुझे अवेलेबल करना है. कोई उस पर 1 ट्रक जाए, 2 स्कूटर जाएँ, 10,000 ट्रक जाएँ, मेरे को से कोई मतलब नहीं है. वी गेट पेड मनी बाय द गवर्नमेंट विच इज़ अ फिक्स्ड एंड कॉन्ट्रैक्टेड मनी. सो आवर रिटर्न्स एंड आवर रेवेन्यूज आर नॉट लिंक्ड to toll collections and traffic. So that is how we have constructed our portfolio. So that we have, that risk we don't take. What was the second question, sorry? Natural calamities के लिए we have full insurance, so उसमें कोई problem नहीं होती. And अगर natural calamities होती है, so government still pays us for that because it's called a force majeure, where we have to repair the road, but we get paid by the insurance. So we have full insurance for that. Sir, what about interest rate risk? You have not covered that. Sorry. Interest rate risk, if the bank interest itself will go up, now you're assuming 7.5%. Let's say that itself goes to 9% or something in future. So in that Excellent question. Excellent question. Sir का question है, अगर interest rates ऊपर होगा तो क्या होगा? It's a very good question. The answer to that, ladies and gentlemen, is कि जो सरकार 10% दे रही है मेरे को, वो भी floating rate है. The formula of that is top 5 bank MCLR plus 1.25%. आज की डेट में इट इज़ 9.82% टू बी प्रिसाइज. तो अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे तो सारे बैंक से MCLR ऊपर जाएगा, तो NHAI मेरे को ज़्यादा पेमेंट करेगी. एंड ऑफ कोर्स आई विल हैव टू पे मोर टू माय लेंडर एज वेल. बट बोथ दीज इंटरेस्ट इज लिंक्ड इन रेवेन्यू ऑल्सो एंड इन कॉस्ट ऑल्सो. तो मेरा स्प्रेड सेम है, तो इसके लिए इट्स लार्जली हेज्ड. सर देयर वाज अ क्वेश्चन हियर. यस सर.
cost of maintaining the road, very good question. बड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं. Cost of maintaining the road is somewhere around 10 to 12% of the revenue. Okay, we budget that in our IRR itself, and also government pays us some operations and maintenance का reimbursement also under the contract. So वो हमारा उसमें take care हो जाता है. Any other question? गुड इवनिंग सर. हाँ बिल्कुल, वेरी नाइस पॉइंट. टैक्सेशन में ये थोड़ा सा टैक्स एफिशिएंट है. क्यों? क्योंकि जो हम, जैसा मैंने आपको बताया कि आवर फंड इज गिविंग अ रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 to 12% एंड देन कैपिटल गेन्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फंड लाइफ. तो डिस्ट्रीब्यूशन पे सर आपको फुल टैक्स देना पड़ेगा स्लैब रेट पे, और कैपिटल गेन्स पे आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा. ब्रॉडली द रिटर्न्स आर ऑलमोस्ट इक्वली स्प्लिट बिटवीन कैपिटल गेन्स एंड इनकम. तो एवरेज टैक्स कम्स टू समवेयर अराउंड 25%. So it is little bit beneficial in terms of taxation as well. सर एक क्वेश्चन है सर. हियर हाँ सर बोलिए, सॉरी. सर मार्केट में जो लिस्टेड रेट्स हैं लाइक एम्बेसी, KRT, NHIT है ना, तो वो सब में अगर हम लोग 20-20 लाख करके इन्वेस्टमेंट किए टॉप 5 रेट्स में, तो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न हम लोग देखें तो 20% के आसपास रिटर्न्स है. बिल्कुल सर. और 5-6% का डिविडेंड भी मिल रहा है. हाँ तो वाई न्यू इंफ्रा, वाई नॉट रेट्स? सर, आपने वो कहावत सुनी होगी, पास्ट इज नॉट द प्रिडिक्टर ऑफ फ्यूचर, ऐसे कुछ बोलते हैं. क्यों बढ़ाए रेट इतना? बिकॉज इनविट्स इन आवर कंट्री आर वेरी न्यू. 5 साल पहले सर इनविट का AUM कितना था पता है? ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो. टुडे इट इज 7.5 लाख करोड़. इन द नेक्स्ट 5 years इट इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल. तो जो इनविट्स पहले के बने हुए हैं उनमें लोगों को धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आई. They started investing and it is a demand-led price movement that has happened. आज की डेट में अगर आप किसी decent से इन्वेट में इन्वेस्ट करते हो या फिर अगर कोई पब्लिकली लिस्टेड इन्वेट में इन्वेस्ट करते हो, your returns you should not expect for 20%. You can expect 11 to 12%. And I am only talking InvITs. REIT के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, so I will not answer that question, sir. Sorry. Sir, just to follow up on this, हाँ जी सर. आपने बताया 25% टैक्सेशन है टोटल मिला के दोनों में, जो रेगुलर रिटर्न है और एंड में जो CG मिलेगा, राइट? नाउ टू अ लेमैन व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग द प्रोडक्ट, ठीक है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर समझ आ जाती है, NHAI समझ आ जाती है, ठीक है. अब ये अपना 1 करोड़ में उनको क्या मिलेगा और कब से रिटर्न मिलेगा? जैसे कोई चाहता है फिक्स्ड इनकम, अभी हम उनको कहते हैं यार 18 से 20% रिटर्न है, तो हर एक के मुंह में पानी आ जाता है. दे वांट टू एक्चुअली टॉक टू मी, यार ये कैसे हो रहा है? तो ये है ग्रॉस, राइट? नेट लेवल पे आप कह रहे हो 12% पर एनम फ्रॉम व्हेन यू हैव टेकन ऑल. I'll explain, sir. प्लीज सर. थोड़ा सा confusion है. I thank you for your question. I'll just explain that again. पोस्ट टैक्स बताइएगा सर. सर, मैं टैक्स का एडवाइज़र तो हूँ नहीं, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों से बात करें. मैं अपना ग्रॉस लेवल बता देता हूँ आपको, फिर आप कैलकुलेशन मैथमेटिक्स कर लेना. सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी आर गिविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 to 12% पर एनम. तो आज अगर आप हमको कुछ 30% ड्रॉ डाउन करते हैं तो 30% का 10 to 12% यू विल स्टार्ट गेटिंग फ्रॉम द नियर टर्म ऑनवर्ड्स. जैसे जैसे डिप्लॉयमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे 10 to 12% ऑफ द डिप्लॉयमेंट आपको मिलता रहेगा. तो उस पर आपको फुल टैक्स देना पड़ेगा. फिर आज से मे बी 4, 5, 6 years later when I do the exits, that time you will get your chunk of principal back and capital gains, जिस पे आपको 15% capital gains tax देना पड़ेगा. सो आपकी कैश फ्लो अगर आप देखोगे तो हर साल आपको 10-12% ऐसे मिलेगा नेक्स्ट 3-4 years, और उसके बाद खट से ऊपर जाएगा बिकॉज यू विल स्टार्ट रिटर्निंग योर कैप गेन्स एंड दैट. सो इट इज़ अ प्रोडक्ट दैट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर पेशेंट इन्वेस्टर्स. कोई आपके पास लोग हों जो कि चाहते हैं कि क्लोज एंडेड फंड है, बाय द वे, कि क्लोज एंडेड हमको ये पैसा हमने डाल दिया, इतना हमारे को रिटर्न बन जाएगा ओवर द नेक्स्ट 5-6 years. इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट फॉर देम. अगर कुछ लोग हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है इमीडिएटली, दे आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट इन अ क्लोज एंडेड फंड, देन दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट फॉर देम. डिस्ट्रीब्यूशन 10 to 12% ही आएगा. कैपिटल गेन्स मैं आपको हर साल नहीं दे सकता. कैपिटल गेन्स आएगा जब मैं एग्जिट करूंगा. सो द कैश फ्लो प्रोफाइल इज लाइक दिस, एंड दैट कैश फ्लो प्रोफाइल लाइक दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ सम रैंडम थिंग कि बहुत सारी चीज़ें होने लगेंगी सडनली. इट इज़ सिंपली दैट द कैश इज कमिंग फ्रॉम द एसेट एंड देन एग्जिट्स आर हैपनिंग. सो वही कैश फ्लो प्रोफाइल है सब, 10 to 12% per annum and capital gains and capital return
in the fifth or the sixth year. So that time you will get. At the end of the term, 5 साल बाद हम कितना? Around 40%. 40%. Okay, thank you. Sir, और एक है, will you deal with only listed company or unlisted company also? Will you deal with that? Sir, we deal with listed, unlisted both. Deal मतलब I'm assuming mean, you're meaning कि किससे हम road खरीदते हैं. Investment. Yeah, we buy from both listed and unlisted companies. We have done transactions with both kind of builders and sellers. How you will track the, track record of that company? If it is Sir, एक fund deploy कर चुका हूँ. $400 million. Sorry, मैं foreign से आ रहा था. So around 3,300 crores की deal कर चुका हूँ sir. ठीक है. वैसे ये जो presentation है जो मैं आपको दिखाई नहीं, इसमें सारी details हैं, आप देख लीजिएगा. Track record is there. in a continuous of his taxation part, हाँ. see, as a common layman, Yes. if I am investing 100 rupees, Yes. after all your expenses, Yes. so individual tax is leave it, his headache of that. After Yes. the expenses, Taxation is at the investor level. Yes. yeah, what will be the, if it is 18%, then what will be the total tax, expenses including your GST वगैरह blah blah. So what will be approximate? Do we have that costing slide? सिर्फ broadly बता देता हूँ. For investors who commit 1 to 3 crore, the management fees is 2%. There is a OPEX capped at 0.25%, and there is a performance share fee, which is basically upon achievement of target IRR, which is 20% above 10% without catch-up. मतलब अगर fund 20% बनाता है, तो 2% of management fees और 0.25% OPEX निकाल दीजिए आप, तो 17.75% हो गया, right? 17.75% is 7.75% above 10%. तो 7.75% का 20% will be more. So broadly 3.5-4% करीब कॉस्ट उसमें चला जाएगा, तो 16% नेट ऑफ फीस आपको मिलेगा करीब करीब ब्रॉडली. उस पर आपको 25% टैक्स देना है. ब्रॉडली आप ऐसे समझ लीजिए. And sir, आपका there was one question regarding listed and unlisted. They are not investing in the listed company or unlisted company, so that doesn't matter. So we don't have to track the valuation of the unlisted company because it's not a pre-IPO fund or a unlisted venture capital fund. They are investing into the road assets or solar assets. That company may be listed or unlisted, doesn't matter. That doesn't matter because I am not tracking their valuation. What I am bothered about is my road asset and what it is generating for me. I hope that clarifies. Thanks. Abhishek, is there anything where you are trying to set off the expenses of managing these road assets with the interest income that you are getting to increase the overall efficiency? कुछ है ऐसा कुछ? Yeah. I mean, again, like I said, I'm not a tax expert, but ऐसा कुछ है. We can discuss that and get proper advice on that. But some of the expenses and things can get adjusted against the taxation. Sir, sorry? Yes, we are, but solar is small. Solar will be probably 10% of the fund. ज़्यादातर roads हैं. So solar is a very simple business. Solar में we own the solar plant. So land हमारी, solar modules हमारे. Sun shines, solar plant generates electricity. That electricity goes to the grid through a meter. That meter measures कितना बिजली generate हुआ. That amount is multiplied by a fixed tariff, which is fixed for 25 years. There is no inflation adjustment. ऊपर नीचे कहीं नहीं जा सकता. That tariff number is fixed. So multiply करते हैं वो revenue आ जाती है. So and the government has to buy. In our country, solar is a deemed generation. मतलब whatever solar is so whatever electricity is generated by the solar plant, government has to buy and has to pay the same price per unit. तो उस तरह से तो again same concept comes. Revenue line आपकी fixed हो गई. To maintain the solar plant, it is almost a 10% kind of a cost of the revenue. Again, same bank debt. In fact, in solar, we get longer duration bank debt, so it improves returns more. And then we get whatever is left, it belongs to the fund and the investors. So concept similar है सब. In energy, only you are investing in, buying the asset class in a
Only solar, not in a wind energy and other. सर विंड मुझे पसंद नहीं है, आई टेल यू ऑफलाइन क्यों नहीं पसंद है, बट वी आर टॉकिंग ओनली सोलर एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस. दैट इज अ न्यू थिंग वी आर लुकिंग एट. It is coming in India in a big way and it has many characteristics like that of solar. It is kind of like an ancillary to solar. But wind अगर आपका question है तो wind हम नहीं करेंगे. Thank you. Thank you. Sorry? By transmission, do you do that as well? Power transmission है सर asset नहीं मिलता at our required return. Yes sir. सर बैटरी बड़ा सिंपल है. बैटरी आती है, it is a container that comes. It is fixed in front of the substation. टिपिकली सबस्टेशन जहाँ पे बहुत सारा सोलर कनेक्टेड है वहाँ पे आप बैटरी लगाते हो. दिन में सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बैटरी में स्टोर हो जाती है और रात में बैटरी डिस्चार्ज कर देती है. बिकॉज इंडिया में पीक डिमांड हैपन्स बिटवीन 6 PM to 10 PM एंड सोलर जनरेट्स व्हेन 12 PM to 4 PM. सो इंडिया में बैटरी का बिकॉज ऑफ सोलर डिमांड सप्लाई के बीच में बड़ा टाइमिंग मिसमैच है. तो वो टाइमिंग मिसमैच जो है वो बैटरी सॉर्ट आउट करती है. इस पे भी सरकार का अवेलेबिलिटी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है. मतलब आप बैटरी लगा दो और आपको फिक्स रेंटल मिलता है महीने में. सो वो सिमिलर हो जाता है. वैसे ही है सर गवर्नमेंट. हाँ, वो उसमें सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंटिटी है, SECI MNRE की एंटिटी है, वहाँ से आता है पेमेंट अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट. बहुत सारे क्वेश्चन हो गए. कुछ बचा? चलिए बढ़िया. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. इट वॉज अ प्लेजर. थैंक यू.